नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्यार में, युद्ध में, इश्क में या जंग में कोई उसूल नहीं होते, कोई उसूल नहीं होते। और शायद इसीलिए ईरान ने अब इस जंग में अपना सबसे बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो मिडिल ईस्ट में अब तक कोई मुल्क नहीं ले पाया। ये फैसला है इजराइल की सबसे बड़ी ताकत को खत्म करना। यानी अब ईरान इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों को ही खत्म करना चाहता है। और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अब इजराइल के शहर डिमोना के पास उसके सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल से निशाना साधा है। अब इजराइल को बड़ी चेतावनी देते हुए, लास्ट वार्निंग देते हुए, ईरान ने उसके सबसे बड़े न्यूक्लियर साइट पर, इजराइल के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइट पर जो डिमोना शहर से कुछ किलोमीटर दूर है, उसके पास, इस न्यूक्लियर साइट, परमाणु साइट के पास मिसाइल दागी। दरअसल ईरान ने एक मैसेज दिया और मैसेज ये था कि तेहरान अब इजराइल के सबसे बड़े न्यूक्लियर एसेट, न्यूक्लियर साइट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जब चाहे तब इजराइल की सबसे बड़ी ताकत को एक झटके में तबाह कर सकता है। दिस वॉज द मैसेज। ये एक मैसेज था जिसने कहीं ना कहीं इजराइल को, नेतन्याहू को, यहां तक कि वॉशिंगटन को हिला दिया है। अब दोस्तों, इसे ईरान की हिम्मत कहें या वॉर स्ट्रेटजी करें, मिलिट्री स्ट्रेटजी करें, लेकिन इस निशाने के बाद, इस नए टारगेट के बाद कहीं ना कहीं नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में, और शायद इसीलिए वो किसी ना किसी बहाने के ज़रिए इस जंग को रुकवाना चाहते हैं। और यही कोशिश ट्रंप की है और उनके जो मित्र देश हैं यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, उनकी भी कोशिश है कि किसी तरह से खामेनेई को, जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, उनको एक नेगोशिएशन टेबल पर लाएं, कुछ बातें उनकी माने, कुछ बातें अपनी मनवाएं और इस युद्ध को कहीं ना कहीं विराम दे दें, सीज फायर करते हैं। लेकिन खामनाई का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, सीज फायर हो, कत्लो गारत अब आगे ना हो, लेकिन एक शर्त है और शर्त यह है कि सबसे पहले इजराइल को गाजा से हटना होगा, पूर्णतः वहाँ पर शांति स्थापित करनी होगी गाजा में, फिलिस्तीनियों को उनका हक देना होगा। ये खामनेई जो है बार बार बात को एनफोर्स कर रहे हैं कि अगर ऐसा आप करते हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और बाकी बातें जो हैं उसका मसौदा तैयार करने में देर नहीं। सवाल इस बात का है कि क्या इजराइल अब पीछे हटेगा, क्या ट्रंप ये समझाएंगे, क्या बाजी पलटेगी। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले एक बार इस बात का जिक्र ज़रूर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आखिर खामनेई और उनकी टीम क्यों चाहती है कि इजराइल के अब परमाणु ठिकाने, उनको ही टारगेट किया जाए। दरअसल इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान की संसद में सांसदों का, लॉ मेकर्स का कहना था कि नहीं, जिस तरह से इजराइल ने उनके यहाँ न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट किया, उसी जबान में, उसी तर्ज पर ईरान को भी टारगेट करना चाहिए। और अगर ईरान सबसे बड़ी ताकत को भेदती है इजराइल के, तो अमेरिका भी ठंडा होगा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जितनी भी नाटो फोर्सेस हैं वो ठंडी होंगी। और शायद इसीलिए ये फैसला नया लिया है, ये एक नई स्ट्रैटेजी ईरान ने बनाई। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि अमेरिका की मदद से, अमेरिका की टेक्नोलॉजी, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मदद से इजराइल ने 50 के दशक में, 1952 में, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस गुंबद की, ये न्यूक्लियर सेंटर की, इसको खड़ा करना शुरू किया। 1967 में, यानी 70 के दशक से 2-3 साल पहले इजराइल ने एक सीक्रेट बॉम्ब बना लिया, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया अमेरिका की मदद से, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो हावी होने लगा मिडिल ईस्ट पर। ये जो सारी ताकत है, जो सारा गुमान है इजराइल का, इसके पीछे यही इमारत है और इसी इमारत को अब निशाना बनाना चाहते हैं खामनेई। सवाल इस बात का है, और सबसे बड़ा सवाल है आज का, कि अगर खामनेई परमाणु हथियारों को, परमाणु असेट्स को, न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाते आने वाले दिनों में, तो फिर होने क्या जा रहा है? क्या ये जंग रुक जाएगी? क्या इजराइल थम जाएगा या फिर अमेरिका कूदेगा? और अगर अमेरिका कूदता है तो चीन और रूस क्या ईरान के साथ खड़े होंगे? और क्या फिर ये युद्ध महायुद्ध की तरफ बढ़ेगा? बिग क्वेश्चन, बहुत ही मुश्किल सवाल है और मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होगा
तो क्या वाकई वर्ल्ड वॉर 3 की नौबत आ सकती है? अब दोस्तों, जंग भी बड़ी है, सवाल भी मुश्किल हैं, इसलिए मैंने इन सवालों की तह में जाने के लिए 2 एक्सपर्ट्स बुलाए और आज फिर मैंने अमरीश मिश्रा साहब को बुलाया। मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, एक ऐसे एनालिस्ट जो भीतर तक देखते हैं और बहुत आसानी से चीज़ों को समझाते हैं। अमरीश मिश्रा पिछले कई दशकों से, बरसों से नहीं दशकों से मिडिल ईस्ट पर फोकस उन्होंने कर रखा है। उनको सुनिएगा। और हमारे साथ काज़मी साहब होंगे। काज़मी साहब आप कह सकते हैं ईरान में जाकर रिपोर्टिंग कर चुके हैं, फ़िलिस्तीन में जाकर रिपोर्टिंग कर चुके हैं, मिडिल ईस्ट में जाकर रिपोर्टिंग कर चुके हैं। उनका जो नेटवर्क है हिंदुस्तान में, वो एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका सबसे बड़ा नेटवर्क ईरान में, मिडिल ईस्ट में, यूएई में, कतर में, सऊदी अरब में, हर जगह है। और शायद इसीलिए मैंने उनको बुलाया, क्योंकि जो ताज़ा जानकारियाँ हैं जो आपको कहीं मिलती नहीं, वो जानकारियाँ काज़मी साहब के पास होती हैं। तो काज़मी साहब को सुनिए, मिश्रा जी को सुनिए। अमरीश जी, बड़ी बारीक निगाह है, कुछ लोग कहते हैं बाज की निगाह रखते हैं आप इजराइल और ईरान पर। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके भीतर जो बाज है, वो ये जो आज हमला किया है ईरान ने, पहली बार इजराइल का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो उनकी न्यूक्लियर साइट है, उस पर जो हमला किया है, उस पर जो मिसाइल दागी, इसका मतलब क्या है? क्या ये सबसे बड़ी स्ट्राइक है? स्टॉक एक्सचेंज से बड़ी स्ट्राइक है? ये मोसाद के दफ्तर से बड़ी स्ट्राइक है? ये रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय से बड़ी स्ट्राइक है? क्या ये गेम चेंजर है मिस्टर मिश्रा? बिल्कुल, दिस इज अ गेम चेंजर। और इसमें मैं आपको बताऊं 2 बातें हैं। इसके पहले भी नजिब में स्ट्राइक ईरान ने किया है, लेकिन वो इंटरसेप्ट हो गई थी। ये पहली स्ट्राइक है जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई, और उसने इस बार मिसाइल से मारा। पहले ड्रोन से मार रहा था, इस बार मिसाइल से मारा। और ये उसका 18th वेव है। उसने अनाउंस किया 18th वेव आज सुबह, मतलब कल रात, आज सुबह ये अनाउंस हुआ था 18th वेव। इसमें इन्होंने नजिब पे जो मारा है, बाकी सब जो तबाही मची है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, उसके बारे में आप कहेंगे तो मैं भी बताऊंगा। लेकिन जो ये नजिब में मारा है, अब आप ये सोच लीजिए कि 1980s में जब ईरानियन क्रांति बिल्कुल नई थी और इराक और ईरान का युद्ध चल रहा था, तब खुमैनी साहब ने इस बात को कहा था, क्योंकि तब तक ये बात आ गई थी कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी धीरे धीरे आ रही है। तो खुमैनी साहब ने कहा था कि आने दो, उसको आने दो, हम भी देखेंगे कि वो कब तक टिकेगी। और ये उन्होंने 1980s में कहा था। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि जो मौलाना खोमेनी का जो टारगेट था, सपना था, उसको खामनेई पूरा कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। भाई, उसके पीछे देखिए, उसके पीछे जो खोमेनी साहब का भी जो कहना था, जो खामनेई साहब पूरा कर रहे हैं, वो यही था कि इजराइल एक न्यूक्लियर पावर बनके मिडिल ईस्ट पे दादागिरी करेगा और अल्टीमेटली ग्रेटर इजराइल बनाएगा। अमरीश भाई, ये जो आज मिसाइल अटैक आप बात कह रहे हैं कि ये सीधे न्यूक्लियर प्लांट पे, न्यूक्लियर साइट पे हुआ है, यानी जो दिल की धड़कन है उसी पर हमला है इजराइल का, यानी इजराइल की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसकी जो पूरा गुरूर है, उसी पर स्ट्राइक है। क्या मिसाइल न्यूक्लियर प्लांट पर गिरी? क्या न्यूक्लियर प्लांट से कुछ दूर गिरी? इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास है? इंटरनेशनल मीडिया छोड़ दीजिए, ईरान और बाकी जो अरबी मीडिया, वो क्या कह रही है? इसके बारे में ठोस जानकारी है। 20 किलोमीटर के रेडियस में गिरी है। ओह, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, 20 किलोमीटर के रेडियस में गिरी है। और इसका मतलब है, जो एनालिस्ट का कहना है, इजरायलीज का कहना है, कि इसका मतलब है कि इनको पता है कि डिमोना की साइट एग्जैक्टली कहां है। और आप देख लीजिए, जो सिज्जिल मिसाइल है, वो उसका जो मार्जिन ऑफ एरर है वो केवल 5 मीटर है। तो अभी ये सिज्जिल नहीं छोड़ी है, अभी ये उससे इंफीरियर मिसाइल है जो 20 उसमें के इर्द गिर्द ये गिरी है डिमोना के। और सिज्जिल अगर छोड़ दी, जिसका 5 मीटर केवल एरर, मार्जिन ऑफ एरर है, तो सोचिए क्या होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि सेजिल मिसाइल जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, सबसे खतरनाक है ईरान के पास, उसका जो मारक क्षमता है, उसकी जो एक्यूरेसी है, जो सटीक मार करती है, वो 5 मीटर यानी 5 मीटर के भीतर निशाना साध लेती है। और अभी 20 किलोमीटर दूर गिरी, आप कह रहे हैं? हाँ, 20 किलोमीटर जी, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर गिरी है। यानी एक तरह का ये ट्रायल लिया है कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर साइट से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर हैं
और हम 5 मीटर तक पहुंच सकते हैं, ये कहना चाह रहा है ईरान। बिल्कुल बिल्कुल 100% यही पॉइंट है, यही पॉइंट। मैं आ रहा हूं, मैं जरा इनसे पूछ लूं भाई, आप तो काज़मी साहब दोनों निगाहें आपकी जो है उसी जगह गड़ी हुई हैं इजराइल पर इस वक्त। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो आज ब्रेकिंग न्यूज दी मिश्रा जी ने कि साहब पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन 40 ईयर्स, पहली बार 40 साल में पहली बार किसी मुल्क ने हिम्मत करी और इजराइल की जो सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक है उसका जो न्यूक्लियर साइट है उस पर एकदम करीब जाके मिसाइल छोड़ी है। क्या आप बता सकते हैं कि ईरान का अगला स्टेप क्या होगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप सर मिस्टर काज़मी? ईरान पूरी तरह से इजराइल को सजा देने के मूड में है, हर तरह से। जब तक वो पैरों में ना गिर जाए तब तक वो सजा जारी रहेगी। और ये आपको मैं बता दूं, ट्रू प्रॉमिस 2 के वक्त पर भी जो मिसाइल आसमान में उड़ के आई थी वो डिमोना से ऊपर से गुजरती हुई गई थी। ये बताया था कि हमारी पहुंच में डिमोना है। तो वो वहां अब सिर्फ फैसले लेने की बात है कि कब कब किस किस स्टेज में क्या क्या करना है। अभी हमने सिर्फ 8-9 दिन की जंग देखी है। अगर ये इसी तरह से कदम ब कदम आगे बढ़ते चले गए, डिमोना तक पहुंच गए, तो आगे क्या क्या कर सकते हैं। नहीं साहब, वो कह रहे हैं वहां पहुंच गए हैं। 20 किलोमीटर, सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी है, पैगाम पहुंचा दिया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपकी जो बातचीत हो रही है ईरान में पत्रकारों से, आपकी तेहरान में जो पत्रकारों से बातचीत हो रही है, उनसे आपको हिंट क्या मिल रही है? क्या अगला बड़ा निशाना, फाइनल निशाना ये न्यूक्लियर साइट है इजराइल की? सबसे बड़ी ताकत पर चोट करने जा रहा है ईरान, क्या ऐसा है कुछ? यकीनी तौर पर ईरान अपनी बेहतरीन ताकत का इस्तेमाल करेगा, जिसमें न्यूक्लियर यकीनी तौर पर उनका निशाने पर है। अभी जो तेहरान से मैंने आज बात की है उसमें बहुत साफ ये बताया जा रहा है कि अब ईरान में तैयारी अमेरिका से लड़ने की है। पॉसिबिलिटी है या नहीं है ये नहीं सोचा जा रहा है, आएगा तो हमें क्या क्या करना है। तैयारी है अमेरिका के खिलाफ लड़ने की। अब से पहले भी हम बात करते रहे हैं, वहां पर यह कहा जाता कि इजराइल तो उसका एजेंट है, ये कुछ भी नहीं है हमारे सामने, हमें अमेरिका से लड़ाई है हमारी। मैं आऊंगा, मुझे कई सवाल आपसे पूछने काज़मी साहब। मुझे ये भी पूछना है कि चाइना के जो 2 जहाज पहुंचे ईरान में वो कौन से खिलौने लेकर गए हैं, और मुझे ये भी पूछना है कि कुछ टेक्नीशियन रशिया के क्या दिन रात काम कर रहे हैं वहाँ की लैब्स में ईरान की? मुझे ये 2 सवाल आपसे पूछने हैं, लेकिन मैं ज़रा अमरीश भाई के पास आ रहा हूँ। अमरीश भाई, ये जो आपने न्यूज़ ब्रेक कर दी, इसने तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा नेतन्याहू का जो पूरा अमला है, लाव लश्कर, सभी को हिला दिया होगा, अमेरिका हिल गया होगा। क्या अगर मान लीजिए, अब आपने खबर दी कि साहब 20 किलोमीटर दूर तक आज मार की है, 20 किलोमीटर अंदर पहुंच गए, न्यूक्लियर साइट पे ही मिसाइल गिरा दी, और आप कह रहे हैं सेजिल मिसाइल जो सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक मिसाइल है वो अगर मार दी, अगर न्यूक्लियर साइट पर, न्यूक्लियर रिएक्टर पर जहां इजराइल ने पहला बम बनाया था, अगर उसी को तबाह कर दिया ईरान ने, फिर क्या होने जा रहा है? फिर सऊदी अरब का क्या होगा, ओमान का क्या होगा, बहरीन का क्या होगा, कतर का क्या होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का? यहाँ के जो बादशाह हैं ये फिर क्या करेंगे? ये सजदा करेंगे खामेनी का, या ये अमेरिका के साथ खड़े हो जाएंगे कि तबाह कर दो ईरान को? ये जो बादशाहत है, ये जो सल्तनत है, इनका क्या होगा ये मैं जानना चाह रहा हूं। अगर मान लीजिए, इजराइल की बात तो बाद में करेंगे, ये जो पूरा का पूरा जो किंग्स हैं, द किंग्स एंड द क्वींस एंड द प्रिंस एंड द क्राउन प्रिंस, ये जो जमात है जो गोद में बैठी है ट्रंप की, इसका क्या होगा? अमरीश साहब इसके बारे में बताइए। प्रॉब्लम यह है कि सऊदी अरेबिया इस समय वहां का सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरेबिया ने ईरान से एक तरह से पहले ही चाइना के माध्यम से कुछ हद तक दोस्ती की हुई है। बाकी जो वहां के देश हैं, जिसमें एक सबसे जो बदमाशी का रोल यूएई प्ले करता है, क्योंकि अभी खबर आई थी 2 दिन पहले कि एक ऐसा अरब देश है जो अमेरिका को कह रहा है कि हमला करो ईरान पे। बाद में ये हुआ कि वो यूएई हो सकता है, मतलब इस तरह की बात आ रही। अच्छा, ओमान जो है, ओमान वो ईरान के साथ अच्छे रिश्ते हैं उसके, कई अरब मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते। कतर और बहरीन बच गया, कुवैत है। बिल्कुल। अच्छा, ये कुवैत भी ऐसा है कि जो आप जानते ही अमेरिका ने उसको बचाया, नहीं तो वो तो खत्म ही हो रहा था। उसके बाद बहरीन में एक सुन्नी हुकूमत है, शिया अवाम है,
वहां पर भी एक स्थिति बहुत विस्फोटक है। ठीक, उसके बाद कतर की जो पोजीशन है वो ये है कि भाई कतर कम से कम अपने को ये कहता है कि देखो अगर ईरान ने हमास को सपोर्ट किया तो हमने भी थोड़ा बहुत हमास को सपोर्ट किया है, और उसमें सच्चाई भी है। मैं ये मानता हूं कि डिमोना पे जो हमला होगा उससे देखिए पूरी जो अरब रिजीम्स जो अंग्रेजों ने फ्रेंच ने बनाई और जिसको अमेरिका जिसके लेगेसी को फॉलो कर रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो बनी है, वो सब खतरे में आ जाएंगी। द एंटायर मिडिल ईस्ट विल कोलैप्स। ये पूरी एक सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि और कोई नतीजा ही इसका नहीं निकल सकता है। इजराइल के ढहने से पूरा मिडिल ईस्ट ढहेगा, और इजराइल और अमेरिका का भी यही एक तरह से एक सिनारियो, जो अमेरिका की दूसरी लॉबी है, जो नियोकॉन नहीं है, जो इजराइल परस्त नहीं है, लेकिन वो ये चाहती है कि अमेरिका जो है वो मागा वाली लॉबी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो भी ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से इजराइल का कुछ खात्मा हो, या ये यहाँ पर कम हो, दूसरी कोई फोर्सेस आके यहाँ पर संभाले तो हम उनके साथ रिश्ता बनाएं। बड़ी बात करी अमरीश साहब, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं जरा काजमी साहब से कुछ ताज़ी खबरें जान लूं, अंदर की क्या है, जो कहीं खबरें मुझे दिखती नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं काजमी साहब, ये जो 2 जहाज थे, बड़े जहाज कार्गो के, पानी के जहाज, ये चाइना के थे, ये सुनते हैं साहब ईरान पहुंचे हैं, तो ये कोई सब्जी लेके तो पहुंचे नहीं होंगे, ना खिलौने लेके पहुंचे होंगे, ये कुछ ऐसी चीज लेके पहुंचे होंगे जिसकी जरूरत जंग में होती है। और उधर रूस के टेक्नीशियन भी लगे हैं, बहुत कुछ चीजें कर रहे हैं। ये जो रशिया और चाइना है, क्या ईरान के साथ खड़ा हो गया है, और क्या अब ईरान को गोला बारूद की कोई कमी होने वाली नहीं है? यकीनी तौर पर रूस के साथ भी और चीन के साथ भी लंबी मुद्दत के स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हैं, 25 साल का, 30 साल का, और वो बिल्कुल वहां आ गए हैं कि कोई लिमिट नहीं है हमारे ताल्लुकात की इस हालत में। बल्कि एक एनालिसिस ये भी है कि ईरान के साथ अगर पाकिस्तान की बात सच मान ली जाए, हालांकि उसे सच मानना जरा मुश्किल है, 3 ताकतें, 4 न्यूक्लियर ताकतें ईरान के साथ हैं, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, और अगर पाकिस्तान को भी मान लिया जाए तो ईरान के लिए किसी भी किस्म की वो खतरा नहीं है जिस तरह से खतरा अब से पहले इजराइल की तरफ से दिखाया जाता रहा है। तो ये तैयारी है, और रूस के 600 टेक्नीशियन वहां काम कर रहे हैं, एक लंबे अरसे से बुशहर प्लांट पर काम कर रहे हैं, और वो एक पूरी दुनिया जानती है उस प्लांट के बारे में। तो ये चाइना की तरफ से जरूर वो मदद पहुंची है जिसकी ईरान को जरूरत है। जो मैंने अभी तेहरान से बात की वो ये कि ये दोनों मुल्क डिप्लोमेटिकली भी बहुत काम कर रहे हैं ईरान के सपोर्ट में, और उसके अलावा भी जो रास्ते हो सकते हैं मदद करने वाले वो कर रहे हैं। तेहरान से मैंने आज ही बात की है। जी, बड़ी बात कही काजमी साहब ने। काजमी साहब कह रहे हैं कि भाई चाइना और रूस जो भी कमी पेशी है, कहीं पर गोला बारूद की कमी है, या कहीं किसी चिप की कमी रह गई, या कहीं पर कोई मिसाइल का सिस्टम खराब हो गया, उन सबको रशिया ठीक कर रहा है। सप्लाईज जो हैं वो चाइना पहुंचा रहा है, कोई कमी नहीं होने दे रहे। यानी चाइना, रूस पीछे से खड़ा है, सऊदी अरब भी चाहता है कि भाई निपटा दीजिए, अब देखा जाएगा जो कुछ है। और बाकी जो मुल्क हैं मिडिल ईस्ट में, बादशाहत को छोड़ के जो आवाम है, जो जनता है, जो मुस्लिम जनता है वहां की, वो चाहते हैं कि भाई ईरान आगे बढ़े किसी तरह से और इस बैटल को डिसाइसिव कर दे। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, सच्चाई दोस्तों ये है कि इतना आसान भी नहीं, क्योंकि अमेरिका को हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये भी एक हकीकत है। इसलिए मैं जरा एक आ रहा हूँ मिश्रा जी के, आऊंगा काजमी साहब आपके पास। मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है कि ट्रंप साहब ने 2 हफ्ते का वक्त दिया है, 15 दिन का वक्त दिया है खामनेई को कि भाई आप कोई ना कोई सॉल्यूशन तक पहुंचिए, समझौता कर लीजिए, किसी तरह का युद्ध खत्म करिए। यानी ट्रंप किसी तरह से इजराइल को बचाना चाहते हैं बिना युद्ध लड़े। अगर ये 2 हफ्तों में ईरान जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं देता है, झुकता नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं करता है, और अमेरिका फिर इस युद्ध में मजबूरन शरीक होता है, तो क्या आपको लगता है ये युद्ध वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेगा? क्योंकि रूस और चीन वो फिर ईरान के साथ खोलकर आ जाएंगे। सिनेरियो क्या लगता है? बिल्कुल, ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर अमेरिका आता है तो उसके बाद सीधे तौर पे एक विश्व युद्ध, और विश्व युद्ध जो इस बार होगा वो केवल बड़ी ताकतों के बीच नहीं होगा, वो ये भी होगा कि तमाम जो प्रॉक्सी फोर्सेस हैं वो सीधे हमला शुरू कर देंगी। और इस समय
आप टैक्टिकली देखिए, आप पूरे मिडिल ईस्ट का मैप देखिए, अमेरिका इजराइल घिरे हुए हैं, ईरान नहीं घिरा हुआ है। कहीं से भी आप देख लीजिए, पूरा मैप ड्रॉ कर लीजिए, अमेरिका इजराइल चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आप फोर्सेस को पूरा देख लीजिए कि कौन किसकी फोर्स कहां है। अमेरिकन बेसिस घिरे हुए हैं, इजराइल घिरा हुआ है। सैन्य रूप से हम लोग कहते हैं कि ऑलरेडी ईरान हैज आउटफ्लैंक्ड इजराइल एंड अमेरिका, दे हैव आउटफ्लैंक्ड देम। तो अब आप ये बताइए कि ऐसी स्थिति में जो भी सैनिक दिमाग होगा वो कैसे अमेरिका को अंदर इसमें घुसने देगा। फिर भी अगर अमेरिका घुसता है तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि फिर अभी तक हम इजराइल के खात्मे की बात कर रहे थे, अब हमें क्या अमेरिका के खात्मे की बात भी करनी पड़ेगी, ये सवाल है। अमेरिका के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। अमरीश जी कह रहे हैं कि अमेरिका को सोचना पड़ेगा। और वैसे भी दोस्तों, एक जो हाल में जो अमेरिकन मीडिया ने सर्वेस किए हैं, ऑनलाइन सर्वे हैं, इकोनॉमिस्ट के सर्वे हैं या CNN के सर्वे हैं, इन सर्वे में 60% अमेरिकी जनता युद्ध नहीं चाहती। वो नहीं चाहती है कि उसके टैक्स का पैसा किसी दूसरे देश की मदद में युद्ध में झोंका जाए। वो वहां पर अमेरिका में डेवलपमेंट चाहते हैं। ट्रम्प का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारा था, वो भी यही था कि हम युद्ध में पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम अमेरिका पर पैसा खर्च करेंगे, वहां की जनता पर। तो पसोपेश में जो है वो ट्रम्प हैं। 15 दिन का समय है। इस 15 दिन में क्या खामनाई कंप्रोमाइज करते हैं, क्या खामनाई जो है वो तैयार हो जाते हैं कि भाई युद्ध विराम कर लिया जाए। काज़मी साहब, आप तो बिल्कुल लाइव वायर जैसे कहते हैं, तेहरान से आपका जो हॉटलाइन मिली हुई है, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप से आपकी बात हो रही है, क्या आपको अंदाजा लग रहा है कि खामनाई साहब के जहन में क्या है, माइंड में क्या है? क्या वो चाहते हैं कि भाई युद्ध विराम कर लिया जाए, सीज फायर कर लिया जाए, या फिर कुछ और इरादे हैं उनके? देखिए, उन्होंने अमेरिका के साथ बात करने से पहले भी कहा था कि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर सरकार ने बात करना चाही तो उन्होंने इजाजत दे दी। अब भी इस वक्त वो जंग को जारी रखना ज्यादा पसंद करेंगे। उसकी वजह यह है कि इजराइल ने इतने जुल्म किए हैं और ईरान के इतने प्रोमिनेंट लोगों को खत्म किया है जो बिल्कुल इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। तो ये बदला जरूर लेंगे। सजा देने का प्लान है, सिर्फ लड़ने का प्लान नहीं है। ये सजा जो है वो इजराइल को किन किन चीजों का नुकसान उठा करके सजा पूरी होगी, वो उनका एक सीधा सीधा पैमाना है। और थोपी हुई जंग के नाम पर, थोपी हुई जंग के आप कह सकते हैं बहाने से, अब ईरान को पूरी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने पैमाने के हिसाब से इस हद तक तो जरूर कर दे जर्जर कि अगले झटके में वो मेडिटेरेनियन में जाकर के गिरे। ये पूरी सूरत हाल है और वो अमेरिका से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब पूरी तरह से अमेरिका से लड़ने की तैयारी है। ऐसी हालत में ना तो उनके पास सप्लाईज की कमी है, उनके पास बड़ी तादाद में आर्सेनल और हमले ये हथियार हैं, उसको कोई वजह नहीं है कि वो अब आसानी से अपनी बगैर शर्तें मनवाए वो बैठ जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। अमरीश साहब, मेरा जो सवाल है, हो सकता है कि आप उस पर जवाब देना पसंद करें, ना पसंद करें, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल है। मेरा सवाल ये है कि मैं किसी तरह से नहीं चाहता हूं कि वर्ल्ड वॉर हो, लोगों का जान माल का नुकसान हो बहुत बड़े पैमाने पर, कत्लो गारत हो हर तरफ। ये मुझे लगता है कि आज के दौर में ऐसा सोचना ठीक नहीं है। ये जंग कैसे रुक सकती है, ये मुझे बताइए। अंतिम सवाल, ये जंग रुकेगी कैसे? जंग के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, जंग कैसे रुकेगी? देखिए, इजराइल फिलिस्तीन पे कब्जा छोड़ दे, सीधी बात है। वही एक, और मेरे ख्याल से ट्रंप अंत में वही उनके पास एक इजराइल को बचाने का गेम है कि वो ये अनाउंस कर दें कि गाजा से इजराइल हटेगा, गाजा में सारी जो शर्तें हमास की हैं वो हम मानने को तैयार है। एक ये चीज है जिसपे जो ईरान को सोचने पे थोड़ा सा कह सकती है, लेकिन ईरान मतलब आप कह रहे हैं टू स्टेट थ्योरी, वो अल्टीमेटली टू स्टेट थ्योरी होगी, लेकिन उसकी शुरुआत ये होगी कि फिलहाल परमानेंट सीजफायर हो जाए, जो कि नेतन्याहू की हार है, नेतन्याहू सत्ता से चले जाएंगे जैसे ही होता है। और ट्रंप इस बात को जानता है, लेकिन इजराइल जो है कुछ हद तक के लिए बच सकता है। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है इस जंग को रोकने का। सिंपल सा आंसर है।
काज़मी साहब, कत्लो गारत तो रुकनी चाहिए। और आपको लगता है कि अगर इज़राइल विथड्रॉ करता है गाज़ा से और ये सीज़ फायर हो जाता है, परमानेंट सीज़ फायर हो जाता है, तो कुछ राहत मिल सकती है, फिर बात बन सकती है? बात ही बनानी चाहिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं हमको थोड़ा-सा इस वॉयलेंस से बचना चाहिए, जो बहुत लार्ज स्केल पे मुझे होते हुए दिख रही है आने वाले समय पे। यकीनी तौर पर जो बात मिश्रा जी ने कही है वो वहीं से शुरुआत करनी होगी। और इस बार मुझे लगता है कि इंटरनेशनल गारंटियां कुछ ज्यादा मजबूत देनी पड़ेंगी। अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने आज तक भी इजराइल के जरिए जो वायलेशंस की गई हैं, दोबारा जंग शुरू की गई है, उस पर कोई एक लफ्ज, एक ऐतराज नहीं किया। यानी वो उन वायलेशंस में खुद शरीक है और वो रोकना भी नहीं चाहता। कौन से, किस पर भरोसा किया जाए, यही बात अब्बास अराक्ची ने कहा है। हम किस पर भरोसा करें, किससे बात करें? अगर भरोसा ही खत्म हो जाए, और बिल्कुल अभी जिसे कहते हैं जुमा 4 दिन, उसमें जब ऐसे तजर्बे हो चुके, तो इसमें अगर रूस और चीन ये गारंटी के में साथ में आ जाएं और ये बड़े लेवल पर कोई बात हो, तब शायद कोई बात ठंडी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बड़ी बात कही काज़मी साहब ने, मिश्रा जी ने। उन्होंने कहा कि भाई एक ही इस वक्त रास्ता बचा है, वो रास्ता ये है कि गाज़ा में जिस तरह से जुल्म हो रहा है वो जुल्म रुके, वहां से इजराइल के सैनिक विथड्रॉ करें, एक परमानेंट युद्ध विराम हो, दोनों तरफ से शांति का पैगाम जाए, तो कहीं बात बन सकती। तब खामनेई साहब को समझाया जा सकता है, मनाया जा सकता है, टेबल पर लाया जा सकता है नेगोशिएशन के, और तब ये सीज फायर हो सकता है। लेकिन काज़मी साहब का कहना है कि भाई अमेरिका पर एतबार कम है। जिस तरह से रात कोई बात कहते हैं, सुबह कोई बात कहते हैं ट्रम्प, हमेशा उनका जो स्टैंस है बदलता रहता है। ऐसे में और इंटरनेशनल गारंटीज चाहिए होंगी। उसमें ना सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन की गारंटी चाहिए होगी, उसमें हिंदुस्तान को भी शामिल किया जाए, उसमें चाइना भी आए, उसमें रशिया भी आए, उसमें यूएन बॉडीज भी आए। इंटरनेशनल गारंटी चाहिए, गारंटी मजबूत होनी चाहिए, तभी ईरान मानेगा। सिर्फ अमेरिका के बात पर ईरान मानने वाला नहीं, और तब कहीं ना कहीं विराम लग सकता है इस हिंसा पे जो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई दिख रही। अमरीश साहब, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, समय निकाला आपने। काज़मी साहब, जिस तरह से रोज आप ब्रेकिंग न्यूज लाते रहते हैं और जिस तरह से लाइव वायर आप बने हुए हैं दिल्ली और तेहरान और दोस्तों के बीच में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।